अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आ रही है आजकल। गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो मामलात रहे उसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। बहुत सारे पैगामात देखने वाले भेजते हैं इन मामलात के हवाले से और जानना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में इन मामलात पर गुफ्तगू करें। उसके साथ साथ दीगर मामलात और मसाइल हैं, समझी नौइयत के हैं या आपके सेहत से मुताल्लिक़ हैं, उसके ऊपर भी हमारी बात प्रोग्राम में होती है। तो जनाब, सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। हालात हासरा के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इसके साथ साथ एक जुमला कल मैंने इस्तेमाल किया जिसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए कि हमारा पड़ोसी मुल्क अमेरिका, वहाँ के इंतखाबात के हवाले से बात की तो लोगों ने कहा कि ये तो हमारे पड़ोस में नहीं है, बहुत दूर है। लेकिन अगर इस बात पर गौर किया जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि शायद हमारा पड़ोसी मुल्क ही अमेरिका जो है वो बन चुका है। तो बहरहाल उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह आगे चल के इस पर बात करेंगे। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब हमारे सबसे पहले मौजूद मेहमान हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, स्कॉलर भी हैं। तो आज उनको सुबह के वक्त मधु का रखा है, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, बड़ी देर के बाद उनसे आज जो है वो मुलाकात हो रही है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हालात का बड़ा ज़बरदस्त जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं। बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं, बाकायदा अब तो सियासत में मुतहर्रिक भी हैं। लियाकत शाही साहब, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सियासी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी और लोगों की बड़ी दिलचस्पी अब है सियासी मामलात में भी। कुछ देर पहले जैसे मैंने तस्करा किया 26वीं आइनी तरमीम का, तो एक नुक्ता उसमें सामने आया जो सूद के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे हैं। इसके क्या असरात नज़र आएंगे? मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी एक अदना सी राय ये है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और अब बाकायदा अगर इसको आइन का हिस्सा बना दिया जाए, कानून का हिस्सा बना दिया जाए, तो लामहला आगे चल कर इसके ऊपर आपको अमल दरामद भी करना होगा। तो ये हम जब अपनी मौशी सूरत हाल देखते हैं तो पता ये चलता है कि सबसे बड़ा जो मौशी मसला है वो यही है कि हम इस जो सूद का निज़ाम है इसमें बुरी तरह से जो है वो जकड़े हुए हैं। क्या आप समझते हैं, आपकी क्या राय है आगे चल के इसके क्या असरात और समरात हमें मिल सकते हैं? ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, जब हम पाकिस्तान के आइन को पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के आइन के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली है। पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम जी, इसको हम कुरान सुन्नत के मुताबिक करेंगे, न कि उसके अगेंस्ट करेंगे। तो अब जो ये हमें लॉलीपॉप दिया गया है 2028 तक का मेरे ख्याल में, तो फिर वो तो आइन के अंदर पहली चीज़ मौजूद है कि जल्द अज जल्द जो है पाकिस्तान की जो मईशत है इस्लामी उसूलों पर जो है क्या की जाएगी, बनाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसके उसूल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। अब ये 26वीं जो तरमीम है इसके अंदर बाज़ लोगों को यानी कि तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मेरी राय है, ठीक है, क्योंकि उनमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक किरदार है, उनको सेफ फेस देने के लिए, ऐसा रास्ता देने के लिए ताकि आवाम के अंदर उनकी कोई हैसियत रह जाए कि हमने आपके लिए ये काम किया। ये जो हमने कोशिशें की हैं, ये कोशिशें की हैं, हुज्जत थी वो इसीलिए हुज्जत थी और लोगों को बताने की खातिर। ये तो चीज़ आइन के अंदर ऑटोमेटिकली है, हमें आवाम को पहले से मौजूद है। अब लाने की ज़रूरत क्या थी? अगर लाने की ज़रूरत है तो फिर उसकी अहमियत कब क्या पता चला। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि 26वीं तरमीम के अंदर ये चीज़ है कि जो सीनियरिटी सिस्टम है, जो सीनियर जो जज होता है उसको आपने क्या कर दिया, साइड कर दिया। यानी कि मुल्क के अंदर सीनियरिटी की कोई हैसियत नहीं, कोई वक़ात नहीं। जो आप चाहें, जिसको वज़ीर आज़म चाहे, जिसको पार्लियामेंट चाहे, उनको वो लोग क्या करेंगे, चीफ जस्टिस बनाएंगे। ठीक, तो यानी कि इसका मकसद क्या है, पहले सीनियरिटी के तौर पर जो हक रखता था वो आ जाता था, अब वो नहीं है। जो ज़्यादा यस्मैन होगा वो आ सकता है। इसके अंदर दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ एक जो हमें मालूम हुई है वो ये है कि अगर कोई शख्स, कोई फ़र्द अपना केस जो है नीचे अदालतों के अंदर हार जाता है, ठीक है,
उसके बाद अगर वो केस अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाना चाहता है तो उसकी फीस जो मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 10 लाख है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी जगह पर या मेरी जगह पर, मेरे प्लाट पर, मेरे घर पर कोई आदमी कब्जा करता है, ठीक है, वो ताकतवर है, उसके पास सब कुछ है, इख्तियारात भी हैं और सब कुछ है, इदारों को खरीद भी सकता है, इदारों के ऊपर वो सोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर गरीब आदमी नीचे अदालतों में वो केस हार जाता है, वो चाहता है कि मैं अपने केस को रीओपन करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ में ले जाऊं, तो उसके पास पहले तो 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अवाम को जो है तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को जो है इंसाफ इन्होंने नहीं देना, इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई है। तो मेरे कहने का मकसद इसका फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको है, अवाम को इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, न माशी तौर पर है न अदालती तौर पर है, किसी भी तरह इसके समरात अवाम को नहीं मुंतकिल होंगे। हम लोगों की यह ख्याल ये है, हम समझते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अवाम को फ़ायदा है, कोई एक फ़ायदा भी हमें इसमें नज़र नहीं आता। ये हमारी एक राय है। इसका मुहासबा किया आपने और आप ये समझते हैं कि जो पहले से क़वानीन मौजूद हैं उसके ऊपर क्योंकि अमल दरामद नहीं हुआ तो मज़ीद इसके अंदर अगर किसी चीज़ का इजाफा या ज़्यादती अगर इसमें की जाए या कमी बेशी की जाए तो उसका ऐसा कोई असरात नज़र नहीं आने वाले। और दूसरी तरफ जो चीज़ें कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसकी भी आपने निशानदेही की है कि ये मामला आगे चल के जो वो सर उठा सकता है। सही साहब, मैं चाहूँगा ज़रा मुल्की सियासत के हवाले से बात करूँ, लेकिन इसके ऊपर अपनी राय भी आप दें कि आप क्या समझते हैं कि जो तरमीम है वाक़तन इससे कोई नतीजा निकल सकता है, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि क़वानीन तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता रहा है, एक डिक्टेटर वो कहता था कि ये तो आइन जो है वो एक जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इसको उठा के मैं फेंक दूँ तो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत और क्या है, इसके वाक़तन ऐसा है? फरमाइए। जी थैंक यू यासिर, एक तो आपका आपने बुलाया, लेकिन डॉक्टर साहब की एक अपनी राय है, ज़ाहिर है उनकी राय को हम चैलेंज तो नहीं करते, लेकिन हमें इस तनाज़र में देखना होगा कि जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो बनाया गया है उसके मकासद क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसके मकासद को, उसकी थीम को, उसकी प्रीएम्बल को या उसके आर्टिकल्स को समझते नहीं है या उसकी हमें अदराक नहीं है तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर जितनी भी आप बहस की जाए कौवा सफ़ेद, उसका तो कोई हल नहीं। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी आइन में ये ऑलरेडी प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में कुरान और सुन्ना की रोशनी में तबानीन वज़ा किए आपने ये जो आइन जो है उसके अंडर है और आपने उसकी रोशनी में पॉलिसीज़ को आपने वो चलाना है। अब ये सूद का जो है ये तो कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने कहा है कि सूद के खिलाफ जंग होगी, तो अल्लाह पाक कुरान में हुक्म है अल्लाह पाक। अब हमारा मुल्क जो है इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये इकोनॉमिकली इजाज़त इनको नहीं देता था कि ये शायद फौरी तौर पे उसको सूद को ख़त्म करके बैंकिंग सेक्टर को उस तरफ ले आते हैं। ठीक है। अब देखें गुज़श्ता 5 या 10 साल से आपके मुल्क में इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम शुरू हो गया और स्टेट बैंक जितने भी बैंकें हैं उनको ये डायरेक्टिव जारी कर रही हैं कि भाई इस बैंकिंग इस्लामी बैंकिंग को हर बैंक जो है अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करती है। पहले एक आध ब्रांच होती थी, अब जाके मिज़ान बैंक है, अब बाकी बैंकों में इस्लामी बैंकिंग शुरू हो गई। आपका एक निज़ाम कम से कम एक सिस्टम आ गया। अब उस सिस्टम में ये आप देखेंगे आने वाले चंद सालों में या 10 सालों में या और सालों, ये आस्ता आस्ता ये जो बैंकिंग का जो निज़ाम जो इस्लामी बैंकिंग है ये आपका बहुत बेहतर अंदाज में प्रमोट हो जाएगा। तो वो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है तो उस तरफ आपकी एक रियासत उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आपकी शरई अदालत ने एक फैसला दिया था कि सूद को ख़त्म किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर हो गया। तो ये जो 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा था ये बड़ा जायज़ मुतालबा था। ये उस कॉन्टेक्स्ट में था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं तो इन चीज़ों का जो है हमें कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इसको रियासत ने किस तरफ जाना है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंडिंग हो गई अब कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रियासत के इदारों को बाइंड कर दिया कि 2028 तक जो है आपने सूद के निज़ाम को मुकम्मल राज करना है। तो ये तो बड़ी ऐसा इक़दाम हुआ है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई एक चीज़ है। देखे ना, मैं रोड पे जा रहा हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये सफ़र जो है ये 10 मील सफ़र है
और मैं पैदल ये नहीं जा सकता, तो मैं कोई ना कोई गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल सही, कोई साइकिल का करूंगा। तो ये एक कंसेप्ट जो है उसका एक रोड मैप दिया है जो अप्रिशिएट करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को और पार्लियामेंट को। बिल्कुल ठीक है। अब हमारी पार्लियामेंट जो है उसकी जो जिम्मेदारी है कानून साजी करना है जी। ये 1 से लेके 26वीं तरमीम तक पहुंच गए हैं 1973 के आइन से। बिल्कुल सही। ज़ाहिर है ये मुल्क के कोई उसमें आप लोगों के खिलाफ भी हुई होंगी, जैसे 17वीं तरमीम हम समझते हैं, जैसे 57 बी आई थी, 58 को बी आई थी, वो बाद में खत्म हुई। तो बहुत सारी चीजें तो गलत भी हुई ना, डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में भी हुई, ज़िया-उल हक के दौर में भी हुई। बाद में पॉलिटिकल लोग आए और उन्होंने उसको जो है रिपील भी किया और बेहतर कानून साजी भी लेके आए। अब ये जो 26वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का जो आया, अब देखिए ना डॉक्टर साहब का एक नुकता कि जी ये सीनियरिटी, देखिए अब पूरी दुनिया में एक सिस्टम आ गया है कि भाई जो है आप किसी को सीनियरिटी के बुनियाद पे ना करें, आप प्रोफेशनल बुनियाद के ऊपर करें, एक पैनल लाएं। बिल्कुल ठीक एक पैनल चीफ ऑफ आर्मी 5 या 4 बंदों में चॉइस की जाती है, कोई भी एक। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर सारे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी हर बंदे की स्किल अपनी अपनी होगी। जो डॉक्टर साहब अपने प्रोफेशन में काम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। हर बंदे की प्रोफेशन, और बाद लोग ऐसे जो तीनों स्किल उसके पास होंगी तो वो हम तीनों से बेहतर होगा। ठीक है। तो ये वो जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी वाला मामला था उसके ऊपर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी अपना भी कसूर है। उन्होंने पॉलिटिकल अपने आप को बना लिया और वहाँ पॉलिटिकल अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया, बजाय लोगों के केस सुनते वहाँ हर वक्त 84-83 में जो है एक ही गिरोह के पिटीशन लगती है और सुबह फुल बेंच बैठ जाता है और उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर जारी हो जाते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक कॉमक पे निकाल दिया जाता है। तो जब इस तरीके के फैसले होंगे तो फिर पार्लियामेंट को मजबूरन मैं समझता हूँ कि उनको ये एक्ट करना पड़ा और बहुत जबरदस्त किया है। अब 26 तरमीम है क्या, उसमें किसके खिलाफ क्या खराबी है उसमें? भाई 3 उन्होंने सीनियर मोस्ट में से एक जज को उठाना था, 13 की जुडिशियल कमीशन है, अक्सरियत ने वो फैसला करना है, किसी एक बंदे की राय उसमें नहीं आ सकती, किसी एक बंदे की मंशा नहीं आ सकती। मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, बार का मेंबर है, एक सिविल सोसाइटी का मेंबर है, जज जो उसमें शामिल हैं, उसमें अक्सरियत से उन्होंने ये समझा कि भाई ये जिस मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छे जज हैं, मुनीब साहब बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके जो फैसले अभी हाल ही में फैसले आए हैं 63A के ऊपर आए हैं, अभी जो उन्होंने जो ये फैसला दिया था पार्टी के मखसूस सीटों पे, उन्होंने आइन से बालातर फैसला दे दिया, आइन से बाहर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। भाई आइन रीराइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती, ये तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगी ना। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस आइन के अंदर रह के हुए इंटरप्रेट करना है। अब अगर आप रीराइट करेंगे तो आइन जब रीराइट होना शुरू हो गया तो ऐसा लगा कि इस मुल्क में जुडिशियल जो है वो एक्टिविज्म शुरू हो गई। उसके ऊपर देखें, मैं इसमें जो बात में ये दे रहे हैं ना कि एक मखसूस जज था, वो अगर आ जाता उसकी शायद कोई ये सब अभी कर किया जा रहा था कि उसकी कोई हिमायत होती। देखें जी, उससे बचने के लिए देखें सपोज कर लेना वो आ जाता, अगर अक्सरियत उसके हक में होती तो आ जाती ना, नहीं आई ना, अक्सरियत उसके हक में नहीं थी। अब आगे आईनी बेंच आ गया। अब ये आईनी बेंच है, ये इसका कंसेप्ट 77 मुल्कों में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया। 77 ममालिक में आईनी जो कोर्ट्स बेंच हैं या कोर्ट है वो अलग हैं और जो आम केसेस हैं वो अलग हैं। हमारे केसेस हाई कोर्टों में लगे हुए हैं, हमारे केस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, 6-6, 7-7 सालों में हमारा नंबर नहीं आता। भाई अगर आईनी मामलात किसी कोई इशूज है, 199 में कोई इशू आता है, 184(3) में कोई इशू आता है, वो बेंच बैठेगा हफ्ते 10 महीने 2 महीने में फैसला कर लेगा। और बाकी जो केस लोगों के रोजमर्रा के वो प्रॉपर्टी के केस हैं, कोई और केसेस हैं, वो आम रूटीन में लोगों के चलेंगे, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, ना किसी के वो को खिलाफ है। ये बहुत अच्छी तरमीम हुई है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और हम इससे अच्छी की उम्मीद रखते हैं कि अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर इसमें कोई फेवरेटिज्म होगा या इसमें तो कल फिर ये तरमीम रिपील हो सकती है। भाई पार्लियामेंट के पास तो अख्तियार है ना, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि भाई ये किसी के खिलाफ बनाई गई है, मैं ये समझता हूँ कि जब दुनिया ममालिक में जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें अगर ये कंसेप्ट है तो हमारे यहाँ अगर ये आ गया है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
फिर पार्लियामेंट को हमने वोट दे के मैंने किसको दिया, आपने किसको वोट दिया, वहां पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, अक्सरियत पे उन्होंने फैसला किया ना। उन्होंने देखे ना कितने दिन ये पूरे मुल्क में एक हाइप क्रिएट रही है, पॉलिटिकल लोग एंगेज करते रहे, उनके पास नंबर पूरे नहीं थे जो हुक्मरान पार्टी थी, उन्होंने फजल रहमान साहब को एंगेज किया, फजल रहमान साहब ने पीटीआई को एंगेज किया। और ये ड्राफ्ट मैं आपको बता दूं, बात खबरें ये है कि ये ड्राफ्ट जो था ही पीटीआई का, जैसे नैब वाला था। जी हाँ, ये बार ने अपनी रिकमेंडेशन ये दी हुई थी, आईनी बेंच जो है कोर्ट बनाई जाए। ये जो सीनियरिटी वाली बात ही बार ने जो है रिकमेंडेशन की हुई है, जो वुकला की जो बार काउंसिल्स है उसमें, तो उसको पॉलिटिकल पार्टियों ने उस सारे को उन्होंने अपनी भी इनपुट रखी है उसमें। और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हम तो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने को अपने लिए तो नहीं किया ना। अब जज साहब अफरीदी साहब चीफ जस्टिस आ गए, हम उनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। आईनी बेंच जो है वो तमाम सूबों से ले लिए। पहले ये होता था कि जनाब ये फलां सूबे से है इसलिए जो है कोर्ट फैसले कर रही है, शायद उनके फेवरेटिज्म है। अब कोयटा से भी, बलूचिस्तान से भी आ गए, सिंध से भी आ गए, पख्तूनख्वा से आ गए, पंजाब से आ गए। अब एक रास्ता बोर्ड जो है एक बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट का। अब वो जो आईनी मामलात हैं उसको आइन के अंदर रहते हुए हम उम्मीद करते हैं वो फैसले करो। मैंने तो इस पे मेहनत कशों की बात की है जी कि भाई देखें ये जो आईनी हुकूक हैं जो आपका आइन पाबंद करता है, अदारों के अंदर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट पोस्टों के अगेंस्ट जो है एम्प्लॉयर ने गैर आईनी काम है। हम चाहते हैं कि भाई ये आईनी बेंच जो है इसके ऊपर एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट इस पे ऊपर सो मोटो ले। हमारा भी तो हक है ना 6.5 करोड़ मजदूरों का, हमें हमारे आईनी हकूक में सलब किए जाते हैं, तो हमारी तो कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए हम तो जहां भी थोड़ी सी ऑक्सीजन आती है हम कहते हैं यार शायद इससे हमें को हवा मिलेगी, इससे को हमारी जान में को जान आएगी। हम तो ऐसी चीजों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा आपकी तरफ आता हूँ जरा, अभी जैसे ये बात हो रही है कि एक नजरिया आपने अपना पेश किया, चलें इससे थोड़ी सी और आगे लेके जाते हैं। अब हमें देखना ये है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो लामहला आपके पास मौशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। अब ये मुखालफत बराए मुखालफत के मुतामिल हो सकते हैं, जैसे भी बात डायलॉग की हो रही थी, होना तो ये चाहिए था। मैं ये समझता था कि अपोजिशन का एक बड़ा अहम किरदार होता है। जैसे अभी वेस्ट की बात हो रही है ना, फैसले होने के लिए जो भी है पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा इसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, या मौशी पॉलिसियों के लिए कोई डायरेक्शन होती है, इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो काम हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं? फिर मेरा सवाल ये है कि जो सियासी जमातें हैं इतनी मिच्योर हो चुकी हैं, क्योंकि अब ये कानून साजी का मामला है, या उसमें एक चीज़ तो हमें नज़र आई जो पहले कभी नहीं नज़र आई माजी में, कि एक कंसेंसस किस तरह डेवलप होता है, इत्तेफाक राय कैसे होता है, वो चीज़ अब नज़र आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि मेजॉरिटी की तरफ जा रहा है। अदरवाइज अपोजिशन का जो किरदार है वो आप कैसे देख रहे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर। यासर भाई एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, हम वेस्ट की जो एग्जाम्पल देते हैं, हमारी जो है इस्तिताअत, हमारी जो सोच, हमारी फ़िक्र और हमारा मुआशरा वहाँ तक नहीं है। जब पहले हम वहाँ तक पहुँचें फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वहाँ तो इंसाफ भी है, वहाँ तो एजुकेशन भी है, वहाँ तो सेहत भी है, वहाँ तो हर एक हुकूक उनको मुयस्सर है। तो यही तो रास्ता ही तो तय्युन पहले तो आप लोग अपने माशरे को, अपने पाकिस्तानी अवाम को हुकूक मुहैया करें। हुकूक मुहैया करने के साथ साथ ये चीज़ें आप आगे लेकर के उनको मुहैया कर सकते हैं। ठीक है। हमारे माशरे के अंदर जीने के जो है चीज़ें माशरे के अंदर नहीं है। हमारा माशरा जो इंतशार का शिकार है, और हम चले हैं जो है इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें। मैं इस चीज़ की मुखालिफत नहीं करता। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर सबसे पहले जो चीज़ है हमारे माशरे की अवाम की जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, वो बुनियादी उनके हुकूक हैं, उनको वो देने चाहिए। ठीक है। वो तो हमने उनको मुयस्सर नहीं करके दी। और अदालती सिस्टम हमारा, अदालती निज़ाम हमारा ऐसा है कि इंसानों को और लोगों को मरने के बाद इंसाफ मिलता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें सबसे पहले इन चीज़ों को जो है वो सेट करना चाहिए, इन चीज़ों को वो करना चाहिए। दूसरी बात जो है अपोजिशन के हवाले से, तो यहाँ तो अपोजिशन तो कोई है ही नहीं ना।
अपोजिशन तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। सब जो है एक ही चीज की तरफ चले हैं, सबको अपने अपने मफाद, अपने अपने फवायद नजर आए, इसीलिए सब ही ने यक ज़बान होकर के, यक राय होकर के ऐसा कानून पास कर दिया। तो इसमें अपोजिशन का क्या किरदार है? पहली चीज तो जहाँ पर हमारे जो पार्लियामेंट के जो अफराद हैं, जो मेंबर हजरात हैं, इन्होंने ज्यादातर अक्सरियत ने तो ये तो पढ़ा ही नहीं होगा कि 26वीं तरमीम है क्या, इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर टोटली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो उनको वो चीज़ समझने चाहिए। और आजकल जो मौलाना साहब भी एक बात कर रहे हैं, क्योंकि तज़किरा जो मौलाना साहब का हुआ है तो मैं इसलिए बयान किए जा रहा हूँ। तो मौलाना साहब कह रहे थे कि हमने जो है ना बड़े बड़े जो है नुकसानात से बचने के लिए इसको हमने वो किया है 26वीं तरमीम को माना है, ठीक है, इसको पास करवाने की क्या किए, स्ट्रगल किए, कोशिश किए। तो आप तो हुकूमत के भी अगेंस्ट हो, तो वो चीज़ें आप आवाम के सामने लाए ना। तो वो कौन सी चीज़ें जो है पार्लियामेंट में वो क्या करवा रहे थे, पास करवा रहे थे, जिसको आपने रुकवाया है, ठीक, वो कौन सी मुहल्लिक चीज़ें थी, कौन सी खतरनाक चीज़ें थी, वो आवाम के सामने लाई जाएं, जिसके मुतालिक आप जो है कह रहे हैं कि वो तो खतरनाक चीज़ें थी, वो तो इस्लाम के खिलाफ चीज़ें थी, जिनको वो लाना चाह रहे थे। हमने उनको बंद देने के लिए हमने क्या कर दी, ये छोटी चीज़ जो है 26वीं तरमीम में इनका साथ दिया। तो ये असल चीज़ ये है, कहने का मकसद ये है कि कम से कम जो अपोजिशन होती है और या पार्लियामेंट के जो मेंबराना हजरत होते हैं, उनको ये तरमीम, उनको ये सारी चीज़ें पढ़ के समझ के उसके बाद अगर वो आज़ाद हैं, फ्रीडम उनको मौजूद है, वहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान को पता ही नहीं होता कि क्या हम पास कर रहे हैं और किस चीज़ के हक में हम जो है वोट दे रहे हैं। एक अलग बहस आपने बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि इसके बारे में वो नहीं होता, ठीक है, वो इसके बारे में लाइन में आते हैं। सही साहब, इस पे मजीद गुफ्तगू करने से मैं चाहूँगा कि एक और मामला है, ज़रा वक्त का, मैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ना। आपका तो लेबर यूनियंस का साल का वास्ता है, आपने बहुत मामला को देखा है। अभी इदारों की निजकारी का एक मामला जो हमेशा से, अब से नहीं 96 से जब ये बात चल रही है कि मामले का हल ये है कि निजकारी कर दी जाए, PIA है, रेलवेज़ है, मसला हल हो जाएगा। और वो कहते हैं कि इसकी ख़राबी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जो सियासी भर्तियाँ इन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया। बात किस हद तक सच है, ज़रा ये भी तो बताएं ना हमें, क्योंकि जब भी बात आती है ना, नुक्ता पहला यही उठाया जाता है कि जी ये ओवर एम्प्लॉयड हो गया है और इधर लोग बहुत ज़्यादा भर्ती हो गए जिन्होंने इसको नुकसान पहुँचाया, तो शायद इस वजह से निजकारी इस मसले का हल है। आपकी क्या राय है, ज़रा इसके ऊपर बताएं ना। देखें, ये जो है ना, ये हमेशा जो वर्कर को क्राइटेरिया में ला के खड़ा कर दिया जाता है। वर्कर की वजह से कोई अदारा तबाह नहीं होता, अदारा तबाह होता है अदारे की पॉलिसियों की वजह से। अदारे की पॉलिसियाँ कौन बनाता है? अदारे का बोर्ड। अदारे के बोर्ड में कोई वर्कर का नुमाइंदा शामिल नहीं होता, और जो बोर्ड के मेम्बरान होते हैं उसको रियासत हुकूमत वक्त उसको नामजद करती है और अपने मनपसंद लोगों को करती है। वो मनपसंद लोग अपने मनपसंद लोगों को नवाजती है। रिक्रूटमेंट का तरीक़ेकार है, शफाफ है, एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, उसके ज़रिए जो मेरिट है, उसके ज़रिए जो सिलेक्शन है, जो वफाकी इदारे हैं वो कोटा सिस्टम बेस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी मेरिट होनी चाहिए। यहाँ देखें ना, अब अगर किसी जगह बोर्ड ने या किसी हुकूमती फैसले की वजह से किसी इदारे को नुकसान हुआ है तो दे शैल बी अकाउंटेबल, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। अब वर्कर का तो उसमें कोई वर्कर तो डिसीजन पे होता ही नहीं है। वर्कर को तो उन्होंने एक ड्यूटी देनी है, वर्कर अपनी ड्यूटी करता है, अगर कोई ड्यूटी नहीं करता तो उसको अकाउंटेबल बनाए, उसकी डिसिप्लिनरी उसके पास वो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लें। लेकिन आप जब अदारा देखें ना, अदारा किस चीजों से तबाह, PIA को हम ले रहे हैं, PIA के जहाज परचेज करने में क्या वर्कर शामिल था? क्या वहां के पेट्रोल परचेज करने में वर्कर शामिल था? क्या वहां की जो टीप एंड ट्री परचेज करने में वर्कर शामिल था? भाई ये सारे काम करने में तो अदारे की मैनेजमेंट शामिल थी। तो वो जो मैनेजमेंट जो थी उसको काउंटेबल बनाएं, उनको कटहरे में लाएं कि आप लोगों को हमने करोड़ों रुपए आपको तनख्वाहें दी हैं, बड़े बड़ी मराहत आपको दी हैं, आप लोगों ने क्या डिलीवर किया है? आप लोगों ने, अगर वो लोग डिलीवर नहीं कर सके तो उनको काउंटेबल बनाना चाहिए ना। अगर अदारे नुकसान में गए हैं तो उनको काउंटेबल बनाए। वर्कर का क्या कसूर है इसमें? वर्कर अब आज ट्रेड यूनियन पे हम आ जाते हैं, PIA की ले लें या स्टील मिल की ले लें। अब स्टील मिल को तबाह किसने किया? भैया अगर वहां किसी वर्कर ने चोरी की उसको काउंटेबल बनाए। वहां की जो मैनेजमेंट है, अगर उसने करोड़ों रुपए के वहां घपले किए तो किसने पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा उसको? वहां जो है वहां स्टील मिल की गैस अगर बंद की गई है तो किसने बंद की है? हुकूमत ने बंद की है। तो ये 2015 में स्टील मिल प्रॉफिट में जा रही थी, इसकी गैस जो थी वो बंद कर दी गई। जब आप एक अदारे की गैस बंद कर देंगे तो प्रोटेक्शन कैसे देगा? अब उस पर कोई नहीं बात कर रहा।
कि भाई ये गैस क्यों बंद की गई, ये अदारा क्यों बंद किया, और वहां से ये अदारा तबाह बर्बाद हुआ। इंटेंशन बड़ी क्लियर थी। यानी अब देखिए ना, अब एक भरकर जो है, अब रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत आर्टिकल 38 पे पाबंद है कि आपने लोगों को रोजगार देना है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अब अदारे अगर रियासत ने बनाए हैं तो रियासत का काम है, जो बोर्ड अदारों के है वो देखे ना आपका आइन क्या कहता है। आपके आइन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो बुनियादी हुकूक हैं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1 से लेके आपके 40 तक ये बुनियादी हुकूक के आर्टिकल है, चैप्टर है ये सारे का सारा। आर्टिकल 3 कहता है कि आपने एक्सप्लॉयटेशन को शल बी स्टेट जो एलिमिनेट करेगी। आप 73 सालों से उस एक्सप्लॉयटेशन को आपने इजाफा कर दिया। तो ये हम तो इस बात को निजकारी आप के इसी को निजकारी पे ले आए, क्या फायदा हुआ है आवाम को, क्या फायदा हुआ मुल्क को। वो जो 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 उसका खरीदने वाला था उसने हमारे ही पैसे से अरबों रुपया कमा लिया और आवाम को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। आज के इलेक्ट्रिक की पोजीशन देखें आप, उठा के देखें, लोगों के जाली बिल बनाए जाते हैं, जाली उनके ऊपर जो है उनकी जो मीटर रीडिंग की जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, तबाह बर्बाद कर दिया लोगों को जो है। और उसमें कौन लोग थे जो उस वक्त मुशर्रफ के दौर में ये पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें शामिल थी निजीकारी करने में जो है। आज ये पीआईए को निजीकारी करने, ये कर ले, बेच देंगे, बेच के उसके बाद क्या करेंगे। तजर्बा तो ये सही कह रहा है। अच्छा नहीं रहा, पीटीसीएल का देख लें, अभी तक कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या पीटीसीएल ले लें, आप बैंकें ले लें, आप देखें ना जितनी बैंकें इन्होंने निजीकारी में की हैं, अवाम को क्या फायदा दिया इन्होंने, को अवाम बताएं ना हमें जो है। वहां जो लोग रोजगार पे कर में थर्ड पार्टी पे लोग रखे हुए हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, रात 9 बजे जाते हैं। इन्होंने बेकार कैंप बना दिए इन्होंने जो है। कोई वहां लोगों के बुनियादी हुकूक नहीं है लोगों के जो है, कोई उनके जो है उनको ट्रेड यूनियन की सांस नहीं लेने दे रहे लोगों को जो है। तो कहाँ गई आपकी जो रियासत की रेट जो है जी, रियासत का ये काम नहीं है जी। अदारे भाई, रियासत ने मुल्क के निज़ाम को चलाना है। अगर आप निज़ाम नहीं चला सकते तो फिर आप बड़े बड़े उद्योगों में बैठ के जो है, आप अदारों में जो है 5-5 करोड़ पे लोग रखे हुए हैं, एडवाइजर रखे हुए हैं, मनपसंद लोग के इलेक्टर में कितने लोग उठा के देखें आप, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो है कितने लोग वहां जो है, सिफारशी लोग कितने जो है वहां जो है। वो नकवी जो है पता नहीं कितने 85 अरब रुपए का फ्रॉड करके चला गया। कौन जिम्मेदार है उसका? उसको जो है वो खान साहब ने कहा ये मेरा दोस्त है, इसको राइट ऑफ कर दो जो है जी। वहां अपने वर्कर का वहां 12,000 मजदूर जो है उनको आप लोगों ने जो है मासिक कत्ल करके रख दिया के इलेक्ट्रिक में जो है। कोई सुनने वाला नहीं है। कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि किसी परमानेंट पोस्ट के ऊपर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट 90 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। आप बैंकों में चले गए, वहां हमारे अपने इदारे में हम बैंक कह रहे हैं भाई खुदा का नाम मानो, ये गलत काम मत करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, ताकत है। वो कहते हैं आप ऐसी बात क्यों करते हैं हमारे साथ जो है। तो ये माइंड सेट को जो है जब तक ये खत्म नहीं होगा, पार्लियामेंट जब तक पार्लियामेंट ने ये एक्ट किया ना अभी एक बहुत जबरदस्त, अब पार्लियामेंट को अदारों के ऊपर आना चाहिए, ये जरूरी। और जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी हो रही वहां उन लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए जो है। ये अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा पार्लियामेंट के पास निजाम मौजूद है ना, तो इदारे मौजूद हैं। अब थी ना अकाउंटेबिलिटी जो हो रही थी पिछले दौर में, वो क्या पीएससी है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पार्लियामेंट की जो कमेटियां बनती हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। ये हमारे पॉलिटिकल लोग वीक है, हमारे पॉलिटिकल लोग जो जीत के जाते हैं उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनके पास इतना होमवर्क नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि भाई हमने करना क्या है क्या, कितनी इफेक्टिव और अगर वो अपनी जो पावर है उसको एक्सरसाइज करें, मैं आधे घंटे में कहता हूं इस मुल्क में निजाम ठीक हो सकता है। करना नहीं चाहते अब उसका क्या करें। अब हमारे जैसे ट्रेड यूनियन के लोग जब बात करते कहते हैं यार ये करते रहे, इनकी कौन सुनेगा। ये है खराबी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त कम है, जैसे ही बात हो रही थी अभी लियाकत साहब ने निशानदेही की कि जैसे इदारों की निजकारी का मामला है, ये अभी एक बड़ी तवील बहस है कि मामले से जान छुड़ाने तो हुकूमत करनी किस पे, इदारे आपने नहीं चलाने, दीगर मामला पर आपकी इख्तियार नहीं है। इदारे खुद चलाते नहीं है, इदारों को बर्बाद करके फिर खुद ही खरीदते हैं, फिर वो आसमान पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, इदारों को बर्बाद भी इन्हीं लोगों ने किया ना। अब जिन लोग जो हुकूमतें करते आए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, अभी पीआई वो उन्हीं के तरफ जा रहा है, तो इस पीआई को पहले खुद बर्बाद करके दिवालिया बना दिया, अब उसको खरीदना चाह रहे हैं।
खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि इन्होंने इस मकसद के लिए क्या था कि इस मुल्क के जितने भी जो है इदारे हैं, स्टील मिल है, PI है, मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं, उनको पहले बर्बाद करो, तबाह करो, तबाह करने के बाद कौड़ियों के कीमत पर उनको खरीद लो और उसको फिर ऊपर चढ़ा दो, फंक्शनल कर दो। तो ये सबसे पहले कि हमारे हुक्मरान से सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि रियासत भी और पार्लियामेंट भी मुल्क के हवाले से जो है वो नहीं, मुतमईन नहीं है और मुल्क के साथ सेटिस्फाइड नहीं है और मुल्क के जो है ना वो जो है ना खैर ख्वाह नहीं है। इस एतबार से इस तरीके की बातें करते हैं। अगर मुल्क की खैर ख्वाह होते तो जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है, जिन लोगों ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है कि इदारे हमारे जो है वो दिवालिया हो गए, उनको प्राइवेट करने के लिए सोच रहे, तो सबसे पहले उन लोगों को आप बार बार पार्लियामेंट में लेकर के आते हो, फिर उन्हीं को जो ओहदे देते हो, उन्हीं को मिनिस्टर बनाते हो, वजीर आला, वजीर आजम, उन्हीं लोगों को बनाते हो। तो आप लोगों का माइंड सेट, तो सियासत का हमें पता होना चाहिए कि माइंड सेट आप चाहते हो क्या, पाकिस्तान के साथ क्या चाहते हो, या पाकिस्तान को ये चाहते हो कि दिवालिया हो जाए और पाकिस्तान की हर चीज बिक जाए और जो आप अकेले अकेले बादशाह बने। तो ये तो सबसे पहले ये चीज, इसका रास्ता रोकने की जरूरत है। एक सर, ये अकाउंटेबिलिटी आजकल कुछ ज्यादा सुनने में नहीं आ रहा। कोई पहले हम था ना एक दौर, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो एक आता था मिनिस्टर उनका, वो टीवी पे कहता था आज फलाना बंदे को धर लिया जाएगा, आज उसको चुक के ले जाएंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे। वो सिलसिला खत्म हो गया। क्या सारे काम सही हो गए या वाकई हमने उसको इनएफिशिएंट कर दिया, या है क्या? देखिए, जो अभी जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, देखे जैसे 50 करोड़ तक जो है वो नैब में नहीं जाना। अच्छा, ये तैयार भी उन्होंने ही किया था। खैर ये मुशर्रफ दौर का ये बना हुआ है। बुनियादी तौर पे इसको अभी भी बहुत रिवाइव करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी निज़ाम को जो है। ठीक है। अब इसमें बाद पॉलिटिकल लोग इसको कहते हैं कि जी ये इन्होंने अपने लिए कर लिए। देखिए, नैब का उन्होंने अब इस वक्त जो अमेंडमेंट है वो ये की है कि 50 करोड़ तक अगर लिमिट है, अगर उससे ऊपर तो नीचे हर देखिए सूबे की सतह पे, फेडरल की सतह पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके पास मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, कि जो इस लेवल की अमाउंट तक केस हो वो यहाँ हो और इससे ऊपर वाले जो केस हो वो नैब तक आ जाए। चलें जी, ठीक है। अब ऐसा इशू क्या है? इशू ये है कि जो फेडरल एजेंसी है उसके ऊपर भी लोगों को एतबार नहीं रहा कि जनाब ये जो हुकूमत वक्त होती है ये उसकी वॉइस बन जाती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती है। जो सूबों में एंटी करप्शन जो एजेंसीज है वो सूबे की हुकूमत के मातहत होती है, वो हुकूमत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई करता है तो उसकी पोस्टिंग हो जाती है या उसको ठहरने नहीं दिया जाता। ये इसकी इंडिपेंडेंट जो है, थोड़ा इंडिपेंडेंट इसको होना चाहिए। और ये अक्रॉस द बोर्ड, चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, चाहे कोई अदारे के लोग हों, जो भी करप्शन। अब देखें ना, आपके जो ठेके दिए जाते हैं, आम सुनवाई है कि ठेकों में 55% पहले ठेकेदार देता है, उसको ठेका मिलता है। अगर 55% उसको ठेके से पहले दे दिया जाएगा, बाकी 45% पे वो क्या काम करेगा? वो फिर उसने और भी रिश्वतें देनी है और काम क्या करेगा? बारिश होने से पहले रोड बनाए जाते हैं, 1 महीना पहले वो बारिश हो जाती है, वो रोड खत्म हो जाते हैं, अगला बजट फिर जनाब शुरू कर दिया जाता है। हमारे इलाके में 2020 का टेंडर 11.5 करोड़ का हुआ है, सेवरेज और पानी की लाइनों का, और वो 2 साल 3 साल उसमें काम हुआ है, वो 11.5 करोड़ रुपया खा लिया गया। अब उस कास में वो ठेकेदार कहता मैं काम ही नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं। कास हाई होगी भाई, इसका कौन जिम्मेदार है? अब देखिए ना, मेयर साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो सबकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा हूँ। मैं कर भी हमारे वाले यूसी का कर लें पहले आप। बिल्कुल सही बात है, इसको आप देख लें, यहाँ किसी को सुनने वाला कोई नहीं। जमात इस्लामी कहती थी हमें आप बनाए, हम सारा इनकलाब लेके हैं। जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के लोग हैं वहाँ आप जाके देख ले क्या बुरा हाल है लोगों के, जो है गंदगी और सारा कचरा फैला हुआ है। तो ये देखिए ना, जब तक सारे लोग अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे कि भाई मेरी ये कैपेसिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये झूठे। फिर हमारे लोग देखे खुद वोट देते हैं, बाद में रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। भाई आप गलत लोगों को वोट देके इस पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, आप उनको यूसी में पहुंचाते हैं, आप उसको MNA बनाते हैं, फिर जब बाद में आपको मिलते नहीं है, जब आपके वो बुनियादी मसले हल नहीं करते, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। फिर रोने का क्या फायदा? जब वो पानी पुलों के नीचे से बह गया फिर क्या फायदा? तो बुनियादी तौर पर हमें अपनी भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हम सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां दे देते हैं, हम समझते हैं हम इनकलाब ले हैं। ऐसे इनकलाब नहीं आना, इनकलाब आना है आपकी कारकर्दगी से। बिल्कुल ठीक है। आपको काम करें, आप संजीदा काम करें, बद अखलाकी को बंद करें। इस मुल्क में
ये जो सोशल मीडिया में बद अखलाकी है, हर बंदे के जो है माँ बहन एक ही है, इसको जब तक इसकी हुकूमत जो है सख्त अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, जो भी बंदा करे फेक न्यूज के ऊपर जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है, इस मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे रियासत के इदारे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, ये फेक न्यूज के ऊपर जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये बद अखलाकी जो है किसी को कोई इजाजत नहीं है कि बद अखलाकी करे। आप मेरिट की बात करें, इख्तलाफ राय करें, 100 मरतबा करें, दलील के साथ, होमवर्क के साथ अपना मुकदमा पेश करें कि मैं यासर से बेहतर हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर लोग समझ लें कि मैं वाकई में यासर से बेहतर हूँ तो मुझे लोग वोट दे देंगे, कर लें। वो अभी इलेक्शन अगर लोग मेरे कहने के बावजूद समझते नहीं यासर मुझसे बहुत अच्छा है, तो मैं कौन होता हूँ कि जनाब मैं बड़ा अच्छा हूँ? भाई मुझे तो अच्छा उस वक्त होना जब मुझे लोग मुंतखब करेंगे। मुंतखब करे। वो देखें वहाँ पे वो हारने के बाद जाने लगी, वो कहती है कि ठीक है लोगों का फैसला है। पार्लियामेंट में इस मुल्क में 6.5 करोड़ मजदूर है, इनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। अब मिनिमम वेज जो है 1 जुलाई से हुए हैं 37,000। मुझे बताएं कौन से कितने मीडिया के इदारों में, कितने गारमेंट में, कितने शुगर मिल में, कितने बैंकों में लोगों को दिया है इन्होंने? आज भी 10-10 हजार 15-15 हजार लोगों को दे रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में उनकी रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेड यूनियन उनको करने नहीं देते, और रियासत कहती है कि जनाब हम तो लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यागर साई साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है जी। ये मसला ख़ास तौर पे अभी ट्रेड यूनियन के हवाले से ये बड़ा संजीदा नौइयत का मामला और मसला है, क्योंकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ मुंसलिक है। और अगर हम कानून साजी की बात करते हैं, अगर इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर यकीनन सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हो क्या रहा है और फिर किसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सारे मामलात हैं, तो ये बहुत सारे मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।